नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी बस चैनल पे। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और इस तरह से तैयारी को अपने और अच्छा बनाते हुए यहाँ प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। आज यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट से यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह है। तो आपको उनका काव्य संग्रह बताना है कि प्रेम संगीत है, एक तारा है, यामा है या फिर करील है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है क्या? प्रेम संगीत यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन है, नरेंद्र शर्मा है, रामेश्वर शुक्ल अंचल है या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है। आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्या? डी यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये प्रेम और मस्ती काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि ये एक ओजपूर्ण का कवि के रूप में यहाँ स्वीकार किए जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? आप यहाँ बताएंगे हरिवंश राय बच्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध ये यहाँ पे शीर्षक की कविता मतलब हो जाती है पुष्प की अभिलाषा। कई बार आप इसे देख भी चुके होंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर कृत नहीं है? तो हुंकार है, एकलव्य है, रेणुका है, विपथगा है। तो यहाँ पे कौन सी रचना पूछी जा रही है कि दिनकर की नहीं है? तो आपको यहाँ पे आंसर करना है कि जो उनकी रचना नहीं है। आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाता है वो इसमें हो जाता है कौन सा? बी इसमें हो जाता है कि ये उनकी रचना नहीं है, एकलव्य उनकी रचना नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, उर्वशी का वर्ण विषय क्या है? अहिंसा है, श्रृंगार है, सौरवृत्ति है या फिर कामाध्यात्म है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाता है बिल्कुल ही सही। यहाँ पे काम अध्यात्म यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की नहीं है? कंदली वन है, रक्त चंदन है, उत्तराजय है फिर या फिर यहाँ पे लाल चूनर है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि नरेंद्र शर्मा की नहीं है, वो रचना यहाँ पे पूछी जा रही है जो उनकी नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे लाल चूनर उनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत के किस काव्य संग्रह पर सर्वप्रथम प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव नजर आया? तो उनकी कौन सी रचना है जिसमें सबसे पहले यहाँ प्रगतिवाद देखने का आंदोलन जो है वो देखने को मिलता है? युगवाणी में, लोकायतन में, ग्राम्या में या फिर युगांत में। तो उनकी उस रचना का नाम बताना है आप लोगों को। यहाँ पे हो जाएगा युगवाणी। क्या हो जाएगा? युगवाणी ऐसी यहाँ हो जाती है कविता सुमित्रानंद पंत की, जिसमें सर्वप्रथम प्रगतिवादी आंदोलन का प्रभाव देखने को मिल जाता है। अगला यहाँ पे है, सोहनलाल द्विवेदी जी को किस धारा का कवि माना जाता है? तो ये हो जाते हैं प्रगतिवादी के, हलावादी के, राष्ट्रवादी या फिर स्वच्छंदतावाद के कवि के रूप में यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी को स्वीकार किया गया है। तो आप आंसर करेंगे इसमें। तो इनको राष्ट्रवाद के अंतर्गत यहाँ पे रखा गया है, राष्ट्रवादी कवि यहाँ पे इनको माना गया है। किसको? सोहनलाल द्विवेदी को। ऐसे ही और राष्ट्रवादी कवि हैं, आप लोग कमेंट करके उन कवियों के नाम बताना जो कि राष्ट्रवाद के अंतर्गत जाने जाते हैं। छायावाद के समानांतर चलने वाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अतिरिक्त एक अन्य काव्य धारा थी। तो वो प्रेम और मस्ती की काव्य धारा, ऐतिहासिक काव्य धारा, प्रगतिवादी काव्य धारा, प्रयोगवादी, कौन सी धारा है जो छायावाद के समानांतर मतलब छायावाद के साथ साथ चलती है? यहाँ पे आपको आंसर करके बताना है कि कौन सी है जो छायावाद के साथ चलने वाली है। तो यहाँ पे प्रेम और मस्ती की काव्य धारा जो है ये छायावाद के समानांतर चलने वाली ये यहाँ पे धारा हो जाती है। अगला है कि अंचल किस साहित्यकार का नाम है? तो उस साहित्यकार का नाम बताना है जिसके पीछे अंचल लगा रहता है। तो भगवती चरण वर्मा है, नगेन शर्मा है या फिर यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर या फिर रामेश्वर शुक्ल। तो यहाँ पे अंचल जिसके पीछे लगा हो, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? डी हो जाता है, रामेश्वर शुक्ल अंचल यहाँ पे हो जाता है।
अगला है कि दिनकर की रेणुका की विधा क्या है? तो ये काव्य है, उपन्यास है, कहानी है या फिर एक एकांकी है? तो दिनकर की जो ये विधा हो जाती है ये एक काव्य हो जाती है। क्या रेणुका एक काव्य विधा के अंतर्गत जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो माधुरी है, कल्याण है, जागरण है, हंस है। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए क्या? इसमें जागरण हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आपका यहाँ पे जवाब हो जाएगा। छायावाद में घोर समर्थक पत्र यहाँ पे हो जाता है क्या? जागरण। अगला यहाँ पे है कि एक भारतीय आत्मा किस काव्य का उपनाम है? तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान है, माखनलाल चतुर्वेदी, उदय शंकर भट्ट या फिर दिनकर है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को, जिसकी रचना अभी आपने देखा पहले, पुष्प की अभिलाषा। अगला यहाँ पे है छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? तो किसने कहा है आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, नंदुलारे वाजपेयी या फिर राम कुमार वर्मा। तो यहाँ पे मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है छायावाद को, आपको यहाँ पे आंसर करना है। आपका यहाँ पे जवाब हो जाता है वी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है मधुचर्या। किसको कहा है? तो यहाँ पे छायावाद को। अगला है हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी के सूत्रधार कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं या फिर यहाँ पे भारतेंदु जी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य में आधुनिक हिंदी साहित्य के सूत्रधार के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? आपको आंसर करना है। आपका जवाब यहाँ पे हो जाता है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पे हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, ओज और पौरुष के कवि कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? आपको बताना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन है, नगेंद्र शर्मा है, तुलसी हैं या फिर दिनकर हैं। तो ओज और पौरुष के कवि के रूप में स्वीकार किया गया है दिनकर जी को। आपका आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला है कोयल और कवित्त किस काव्य की कृति है? कोयल और कवित्त यहाँ पे किस कवि की कृति है? आपको बताना है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, मैथिली शरण गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर हैं या फिर बच्चन जी हैं। आपको यहाँ पे बताना है। आंसर आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाता है? सी हो जाएगा। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना यहाँ पे हो जाएगी क्या? इसका नाम यहाँ पे हो जाता है कोयल और कवित्त। तो ये किसकी रचना? रामधारी सिंह दिनकर की हो जाती है। अगला है दिनकर की प्रथम कृति कौन है? तो रश्मरथी है, कुरुक्षेत्र है, प्रणभंग है, बारदोली विजय है। आप यहाँ पे बताएंगे आंसर आपका कौन सा इसमें होगा सही। यहाँ पे प्रणभंग आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। दिनकर की प्रथम कृति के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? प्रणभंग। आप लोग यहाँ कमेंट करके भी बताना कि दिनकर की कौन सी रचना है जिसको प्रथम कृति के रूप में स्वीकार किया गया है। अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, पंक्ति किस कवि की है? तो यहाँ पे सियाराम शरण गुप्त की, नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर श्याम नारायण पांडे की। ये पंक्तियाँ किसकी हैं कि अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था। तो ये पंक्ति काफ़ी प्रसिद्ध हो जाती है किसकी? श्याम नारायण पांडे की। अगला है कर्ण के जीवन पर आधारित महाकाव्य कौन सा है? उर्वशी है, रसवंती है, प्रणभंग है या फिर रश्मरथी है। तो कर्ण के जीवन पर आधारित जो महाकाव्य है उसको सब लोग जानते होंगे कि यहाँ पे रश्मरथी जो दिनकर की रचना है काफ़ी प्रसिद्ध है। डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि दिनकर के किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? रश्मरथी है, उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है या फिर रेणुका है। आंसर यहाँ पे आप बताएंगे बी हो जाता है। इसमें उर्वशी पर इनको मिल चुका है। एक उर्वशी यहाँ पे दिनकर की भी है, लेकिन यहाँ पे ये उर्वशी है जिसपे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। किसको? तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर को। दूध बतासा बाल कविता संग्रह किसकी है? श्याम नारायण पांडे की, सोहनलाल द्विवेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर प्रसाद की। आप लोग यहाँ पे बताएंगे आंसर क्या होगा। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है बी, दूध बतासा यहाँ पे सोहनलाल द्विवेदी की रचना हो जाती है। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्धि का आधार कविता क्या है? वीरों का हो कैसा हो बसंत, जलियांवाला बाग का बसंत या फिर यहाँ पे आप बताएंगे झांसी की रानी या फिर बिखरे मोती। तो इसमें प्रसिद्धि किस मतलब जो काव्य कृति है, जो कविता है उससे उनको मिली है किसे? सुभद्रा कुमारी चौहान को। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा झांसी की रानी। वैसे तो इनकी जितनी भी रचनाएं आपने यहाँ पे देखा होगा सारा प्रसिद्ध है। मतलब पहली जो वीरों का कैसा हो बसंत ये भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी कविता मानी जाती है, लेकिन झांसी की रानी जिस प्रकार की कविता है इस प्रकार से इनको यहाँ पे पूरे हिंदी जगत में
इनको बच्चा बच्चा इसी नाम से जानता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन का तो उर्मिला है, कुमकुम है, रश्मिरेखा है या फिर प्राणपर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है प्राणापर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जो प्रथम काव्य संग्रह है कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए कौन सा? बी हो जाएगा, कुमकुम। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। किसकी रचना? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। यदि दिनकर की पूछा है यहाँ पे तो आपको प्रणभंग बताना है। यदि यहाँ बाल कृष्ण शर्मा नवीन की पूछे तो यहाँ पे कुमकुम आपको आंसर करना है। अगला है कि धूम्रवलय रचना किसकी है? सिया राम शरणगुप्त की, माखनलाल चतुर्वेदी की, दिनकर की या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की। आंसर यहाँ पे आपका होना चाहिए क्या? बी हो जाएगा। सही जवाब आपका धूम्रवलय यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी। अगला है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि नहीं है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि के रूप में जाना जाता है उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से कवि इसके अंतर्गत यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। तो जो नहीं आते हैं उनका यहाँ पे नाम बताना है, आंसर करना है। डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है, प्रथम रश्मि का आना रंगीन तूने कैसे पहचाना। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की या फिर पंत की। तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे, डी हो जाता है सही जवाब आपका। यहाँ पे ये पंक्ति इसको महत्वपूर्ण मान लेना कि रस्म ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है और ये पंक्ति ऐसी है कि हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये पंक्ति आपको देखने को मिले। तो ये यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये महादेवी वर्मा की है या फिर निराला या फिर पंत। तो यहाँ पे ये पंत की रचना हो जाएगी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, राक्षस विरुद्ध प्रव्यूह कुद कपि विषम हु। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की है, पंत की है, निराला की है, रामकुमार वर्मा की है। आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? यहाँ पे ये निराला की पंक्ति हो जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था पंक्ति ली गई है किससे? आंसू से, कामायनी से, झरना से या फिर उर्वशी से। आपका जवाब यहाँ पे होना चाहिए कि ये किससे ली गई है। तो बी आंसर आपका हो जाएगा, कामायनी से ये पंक्ति यहाँ पे ली गई है। अगला है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ, अनभिज्ञ, अनाभिज्ञ, सभी गलत। तो आपका जवाब हो जाएगा इसमें बी बिल्कुल ही सही, अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आज अखंड की धारा कुंठित पंक्ति है। आज खड्ग की धारा कुंठित पंक्ति है, सॉरी यहाँ पे तो नरेंद्र शर्मा की है, दिनकर की है, नवीन या फिर कोई नहीं। तो आपको आंसर करना है सी हो जाएगा, इसमें नवीन की पंक्ति हो जाएगी। आज खड्ग की धार कुंठित पंक्ति है ये नवीन की। अगला यहाँ पे प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, भास्कर है, आदित्य है, अंशुमाली या फिर गर्धव। तो सूर्य का जो नहीं है बताना है आपका, डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे गर्धव जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। छायावाद की बृहत त्रयी में शामिल नहीं है, प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो छायावाद के बृहत त्रयी में जो नहीं शामिल हैं उनको आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो महादेवी यहाँ पे लघु त्रयी के अंतर्गत आती हैं, ये बृहत त्रयी के अंतर्गत नहीं आती हैं। यहाँ पे प्रसाद, पंत और निराला यहाँ पे हो जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति किसकी है? उमड़ी कल थी मिट आज जली। तो ये पंक्ति किसकी है यहाँ पे कि मैं नीर भरी दुख की बदली। पंक्ति ली गई है नीरजा से, सांध्य से, निहार से या फिर रश्मि से। तो ये पंक्ति अगर पूछी जाती है किसकी है तो ये हो जाती है महादेवी वर्मा की। अगर रचना पूछी जाती है तो आपको आंसर करना है सांध्य गीत से ये ली गई है और काफ़ी चर्चित पंक्ति है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो अच्छे से इसको तैयार करना है। अगला यहाँ पे है, घड़ी धीरे धीरे चलती है। इसमें धीरे धीरे है क्या? विशेषण है, क्रिया है, वे है या फिर क्रिया विशेषण है। आपको आंसर यहाँ पे करना है डी, इसमें हो जाता है सही जवाब, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोर का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है, केकी है, काल्पी है, शिखंडी है या फिर तनया है। तो इसमें कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं है, जबकि काल्पी, केकी और शिखंडी यहाँ पे हो जाता है मोर का पर्यायवाची। अगला है, माँ का हृदय उपन्यास किसका है? माँ का हृदय
महादेवी वर्मा है, प्रसाद निराला या फिर राम कुमार वर्मा। यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सी यहाँ पे माँ का हृदय उपन्यास किसका है। ये आपका आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। अधैर्य के कवि के रूप में कहे जाते हैं, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है पूछा जाए तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, अधैर्य के कवि कहे जाते हैं नवीन की दिनकर, तुलसी या फिर निराला। तो यहाँ पे अधैर्य के कवि के रूप में हम जानते हैं किसको, यहाँ पे दिनकर जी को जाना जाता है, इनको अधैर्य का कवि कहा जाता है। एक फूल की चाह कविता, अभी तक आपने देखा होगा पुष्प की अभिलाषा, यहाँ पे है एक फूल की चाह कविता, माखन लाल चतुर्वेदी के है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है या फिर सियाराम शरण गुप्त की है, पंत की है। किसकी पंक्ति है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी सियाराम शरण गुप्त की पंक्ति हो जाएगी, एक फूल की चाह। अगला प्रश्न है कि स्थवर का विलोम, विलोम यहाँ पे बताना है, जंगल हो जाएगा, जंगम, जंगमली या फिर यहाँ पे सभी। तो यहाँ स्थल का जो होता है ये जंगम हो जाता है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है शुद्ध वर्तनी, यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध वर्तनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ज्योत्सना, यहाँ पे सी हो जाता है बिल्कुल ही सही। तो अब जब शुद्ध वर्तनी वाली चीज़ें पढ़ाई जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना रहता है, हमको गलत वाली चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखना रहता है, केवल सही वाली चीज़ों पे ही अपनी निगाह को लगाना रहता है कि ताकि हमारे दिमाग में जो गलत वाली जो वर्तनी है वो हमारे दिमाग में ना बैठे, केवल सही वाली ही बैठे कि हमको देखते ही वहाँ पे ये जो सही है वो तुरंत हम वहाँ पे पहचान लें एग्ज़ाम में। तो ज़्यादातर उसी पे अपने आँखों को बिल्कुल गड़ाए रखिए कि जो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे लिखी हो। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि गाय की, राम की गाय बहुत काली है, इसमें बहुत क्या है, संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण या फिर यहाँ पे प्रविशेषण। तो आपको आंसर करना है इसमें कि ये प्रविशेषण के अंतर्गत ये आता है क्या, कि बहुत जो है ये प्रविशेषण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लोटा शब्द क्या है, तत्सम है, संकर है, तुर्की है या फिर देशज है। तो लोटा जो शब्द होता है ये यहाँ पे देशज भाषा हो जाती है, देशज शब्द है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आल्पिन शब्द क्या है, अरबी है, फारसी है, पुर्तगाली है, तुर्की है। तो ये किस प्रकार का शब्द है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुर्तगाली हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है मुक्त छंद की पहली कविता कौन सी है, अनामिका है, तुलसीदास है, जूही की कली गीतिका है, कौन सी हो जाएगी। ये सारी कविताएं यहाँ पे तुलसीदास की हो जाती हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जूही की कली मुक्त छंद की पहली कविता के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है परिक्रमा किसके काव्य संग्रह है। तो यहाँ पे परिक्रमा जो है ये किसके काव्य संग्रह के अंतर्गत आता है, नवीन की है, महादेवी वर्मा, प्रसाद या फिर पंत। तो यहाँ पे आप आंसर करेंगे बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ये यहाँ पे महादेवी वर्मा की ये काव्य संग्रह हो जाएगा। अगला यहाँ पे है माखन लाल चतुर्वेदी के किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो हिमकिरीटनी है, हिमतरंगिणी है, युगधारा है या फिर माता है। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, हिमतरंगिणी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे जो साहित्य अकादमी है इन्हीं से ही शुरुआत होती है, हिमकिरीटनी से ही पहले जो पहला साहित्य अकादमी है माखन लाल चतुर्वेदी को ही मिला था। यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा, हिमतरंगिणी हो जाता है। अगला है कि बादल कविता किसकी है, निराला है, पंत है, प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो बादल यहाँ पे जो कविता है इसके जो रचना की है किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पंत के द्वारा ये बादल यहाँ पे लिखा गया है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ माना है कब से कब तक, यहाँ पे आपको बताना है 1978 तक, संवत 1900 यहाँ पे 1978, संवत 1975, संवत 1918 या फिर 1900 यहाँ पे 16 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बिल्कुल ही सही जवाब यहाँ पे आपका 1975 यहाँ पे हो जाता है। छायावाद का सीमांकन यहाँ पे सर्वाधिक मान्य यहाँ पे मान्य माना जाता है कौन सा, 1900 से 1920 हो जाएगा, 1920 से 1936, 1918 से 1936 या फिर 1916 से 1938 तक यहाँ पे सर्वाधिक मान्य कौन सा यहाँ पे सर्वाधिक अच्छा यहाँ पे माना गया है, ज़्यादा लोगों के द्वारा कहा गया है। आपका आंसर हो जाएगा 1918 से 1936 वाला, यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है, प्रभा है, प्रताप है, सुधा है या फिर जागरण है। तो जो यहाँ पे घोर समर्थक पत्र है छायावाद का वो इसमें हो जाता है सुधा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है
छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे। आपका जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे आप लोग तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। आपका आंसर क्या हो जाता है इसमें? डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है क्या? आचार्य डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चली है? तो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या फिर नई कविता। तो इसके समानांतर चलने वाली यहाँ पे आपको बताना है कौन सी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है। कौन सा? नई कविता, यहाँ पे हो जाएगा डी आपका। अगला प्रश्न है कि छायावाद को शक्ति काव्य किस विद्वान ने माना है? आचार्य शुक्ल ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो छायावाद को शक्ति काव्य किस विद्वान ने यहाँ पे माना है? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में अगर माना है किसी ने तो आपका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे आचार्य शुक्ल ने। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में रचना यहाँ पे कौन करता था? सुनीता नंद पंत, निराला या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी हो जाता है। इसमें सही जवाब आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है आंसू, झरना, कामायनी या फिर उर्वशी। तो इसमें सबसे पहली रचना कौन सी हो जाएगी? सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, कामायनी यहाँ पे हो जाता है। छायावाद की पहली रचना के रूप में मानी जाती है। थोड़ा सा इसको आप देख लेना, यहाँ पे ये छायावाद की रचना नहीं मानी जाती है, इसको थोड़ा हम बाद में देख करके आपको बताएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है तो आंसू है, लहर है, परिवर्तन है या फिर प्रेम पथिक है। जयशंकर की प्रसाद की जो रचना नहीं है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो परिवर्तन कविता इनकी नहीं है। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे हो जाएगा, परिवर्तन कविता इनकी नहीं है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि झरना का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916 है, 1920 है, 1918 या 1926। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाता है वो इसमें हो जाता है कि यहाँ पे ये 1918 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1918। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रसाद की किस रचना को नंद दुलारे ने छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना है? आंसू है, झरना है, लहर है या फिर कामायनी है। आंसर बी इसमें सही हो जाता है, इसमें झरना हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सी रचना हिंदी का प्रथम गीत नाट्य मानी जाती है? कामायनी है, लोकायतन है, करुणालय है या फिर रश्मि है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे करुणालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस काव्य में शैव दर्शन की स्थापना हुई है? कामायनी में, लोकायतन में, स्वर्ण किरण में, नीरजा में। तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, कामायनी में। यहाँ पे शैव दर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा की स्थापना यहाँ पे कामायनी में की गई है। अगला है कि कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। तो कामायनी में ईड़ा किसका प्रतीक मानी गई है? आपको यहाँ पे आंसर करना है। यहाँ पे डी हो जाएगा, बुद्धि का प्रतीक यहाँ पे माना गया है किसको? ईड़ा को। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रसाद की कौन सी रचना स्मृति काव्य मानी जाती है? झरना है, आंसू है, लहर है या फिर उर्वशी है। तो जो इसमें स्मृति काव्य के रूप में जानी जाती है वो इसमें रचना हो जाएगी आंसू, बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 10 हैं, 14 हैं, 15 हैं या फिर 16 हैं। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं ये आपको आंसर करना है कि इसमें कितने सर्ग हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें 15 सर्ग हो जाते हैं। कितने सर्ग? 15 सर्ग यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे जो प्रश्न है ये काफ़ी मिले जुले हुए प्रश्न हैं आपके लिए, ना बहुत ज़्यादा कठिन है और ना ही यहाँ पे ये ज़्यादा ही आसान है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं, ना ज़्यादा कठिन रहता है और ना ज़्यादा वहाँ पे प्रश्न आसान ही रहता है। तो यहाँ पे छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, ये आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख करके और सही आप लोग यहाँ पे बताने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए साथियों। इस प्रकार से आप इसको लगे कि हाँ थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है ये प्रैक्टिस सेट, तो आप यहाँ पे लाइक करना ज़रूर जो है आप लोग देखते रहिए और लाइक ज़रूर करिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले इस जो वीडियो है इसका अगला भाग जो आएगा आप लोगों के लिए।
तो वहाँ पे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।